Hello, good morning everybody. Once again I am आशुतोष with the new topic. आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स को देखेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। इसी प्रिंसिपल पे आगे का जो टॉपिक है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वो बेस्ड है। ठीक है, तो हम लोग पहले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स को देखें। इसके पहले भी हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेज पढ़े थे। इलेक्ट्रोस्टैट्स में आप पढ़े थे फोर्सेज बिटवीन मल्टीपल चार्जेज। तो थोड़ा सा उसको रिवाइज हम लोग कर ले कि वहां वो प्रिंसिपल क्या कहता था। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेज में आप पढ़े थे कि अगर एक ही पॉइंट है और इस पॉइंट पे बहुत सारा फोर्स लग रहा हो, ठीक है, हम मान लें बहुत सारा फोर्स, एक F1 है, फिर दूसरा F2 है, तीसरा F3 है, इस तरह से अनगिनत फोर्स मान लीजिए हम n फोर्स को ले रहे हैं। तो F1 F2 से शुरू करके हम n तक चले गए। तो अगर किसी भी पॉइंट पे बहुत सारा फोर्स लग रहा है तो क्या होगा? तो हम इस पॉइंट पे जो नेट फोर्स निकालते हैं वो सारे इंडिविजुअल फोर्सेज का वेक्टर सम होता है, ये हम जानते हैं। तो हम इस पॉइंट पे मान लीजिए ये पॉइंट P है, तो P पॉइंट पे हम नेट फोर्स निकालें, F नेट बोले या F रिजल्टेंट बोले, ये रिजल्टेंट फोर्स क्या है P पॉइंट पे, तो दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ। तो जितना भी फोर्स लग रहा था F1 से लेके Fn तक, इन सब को हमको वेक्टोरिकली ऐड करना पड़ेगा। वेक्टोरिकली ऐड करने का मतलब कि हमें उनके प्रॉपर डायरेक्शन पे भी ध्यान देना होगा, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर नहीं है कि हम सिंपल एडिशन कर लें। हमें इसको वेक्टोरिकली ऐड करना है, मतलब उसके डायरेक्शन को भी इंक्लूड करना है। ठीक है, ओके। तो इस प्रिंसिपल को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। इसका मतलब हुआ कि किसी भी पॉइंट पे अगर बहुत सारा फोर्स लग रहा है तो उस पॉइंट पे जो हम लोग नेट फोर्स निकालेंगे वो उन सारे इंडिविजुअल फोर्सेज का वेक्टर सम होगा। ओके, अब इसी प्रिंसिपल को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में भी यूज किए थे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कि अगर बहुत सारा मल्टीपल चार्जेज आपके पास है तो हर चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पे, जैसे हम इसको फिर एग्जांपल से देखें कि अगर आपके पास बहुत सारा चार्ज बड़ी है, सपोज Q1 Q2 Q3 से लेके आपके पास n चार्ज पार्टिकल्स का सिस्टम, और आप किसी एक पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, सपोज एट पॉइंट P। तो इस P पॉइंट पे Q1 के कारण भी फील्ड इंटेंसिटी होगा, Q2 के कारण भी होगा, Q3 के कारण भी होगा। इसी तरह जितना भी चार्ज पार्टिकल का सिस्टम है, हर चार्ज पार्टिकल के कारण यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी होगा। ठीक है, तो अब फील्ड इंटेंसिटी, हम P पॉइंट पे नेट फील्ड इंटेंसिटी चाहते हैं अगर, तो हमें क्या करना होगा? तो हमें प्रत्येक इंडिविजुअल चार्ज पार्टिकल के द्वारा जो फील्ड इंटेंसिटी बन रहा है इन सबको वेक्टोरिकली ऐड करना पड़ेगा। जैसे हम Q1 के कारण अगर फील्ड इंटेंसिटी यहाँ निकालते हैं, ये E1 है, Q2 के कारण निकालें तो ये E2 है। तो इस तरह से सारे चार्ज पार्टिकल के कारण जो फील्ड इंटेंसिटी होगा इन सबको हम वेक्टोरिकली ऐड करेंगे तो हमें P पॉइंट पे नेट फील्ड इंटेंसिटी मिलेगा। क्योंकि फील्ड इंटेंसिटी इज व्हाट, यू नो दैट फील्ड इंटेंसिटी इज आल्सो ए सिंपली ए टाइप ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। आप जानते हैं, ई को आप डिफाइन करते हैं F/Q0, डिफाइन करते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वही फील्ड इंटेंसिटी। तो फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग, इट इज सिंपली ए टाइप ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो अगर फोर्स में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लग रहा है तो हमको फील्ड इंटेंसिटी में भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना पड़ेगा। तो किसी भी पॉइंट पे अगर बहुत सारा चार्ज पार्टिकल है और सबके कारण अलग अलग फील्ड इंटेंसिटी बन रहा है तो उस पॉइंट पे जो नेट फील्ड इंटेंसिटी होगा वो सारे इंडिविजुअल फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर सम होगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
तो बिल्कुल सेम कंसेप्ट पे हम लोग सोचे वेव्स के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। वेव्स का सुपरपोजिशन होगा तो क्या, ठीक है। तो अब हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई नदी है, ठीक है, कोई नदी है। इस नदी में आपका पानी है और इस पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए यहाँ पे कोई कॉर्क है जो फ्लोट कर रहा है, ठीक है। ये कॉर्क है, ये यहाँ पे फ्लोट कर रहा है। अब आप इसमें बाहर से एक स्टोन कहीं पे ड्रॉप करते हैं। सपोज इसको हम लोग लिख दिए S1, सोर्स हो गया पहला सोर्स। आप एक स्टोन ड्रॉप करते हैं, तो इस ड्रॉप करने से क्या होगा, तो स्टोन के ड्रॉप करने से आप देखेंगे कि पानी के सतह पे वेव्स का क्रिएशन हो गया। जहाँ पे आप ड्रॉप किए हैं वहां से वेव हर दिशा में निकल के जाना शुरू कर देगा, ठीक है। पानी के सतह पे एक डिस्टरबेंस क्रिएट होगा जो हर डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेगा क्रेस्ट एंड ट्रफ के रूप में। तो अब ये वेव जब इस कॉर्क के पास पहुंचेगा तो आप देखेंगे कॉर्क पहले की तरह अब नहीं है, बल्कि इसी वेव के साथ साथ ये भी अप एंड डाउन फ्लोट करना शुरू कर दिया। इसका भी मोशन अप एंड डाउन होना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये वेव यहाँ पे आया और अपने हिसाब से इस कॉर्क को डिस्टर्ब करना शुरू किया। अब हम मान लेते हैं कि एक स्टोन नहीं, हम एक और स्टोन फेंक देते हैं, ठीक है। किसी दूसरे जगह पे हम एक और स्टोन फेंकते S2, तो अब इसके कारण भी वेव बनेगा हर दिशा में, और इससे भी जो वेव है ये भी वेव निकल के इस पॉइंट पे पहुंचेगा उस कॉर्क के पास। तो अब क्या होगा, एक वेव इधर से आ रहा है सोर्स S1 से पहले स्टोन से, एक दूसरा वेव आ रहा है दूसरे स्टोन से। अब ये दोनों वेव मिलेगा तो क्या होगा, तो पहला वेव आएगा तो कॉर्क को अपने हिसाब से डिस्प्लेस करने की कोशिश करेगा। दूसरा वेव आएगा तो वो कॉर्क को अपने हिसाब से डिस्प्लेस करने की कोशिश करेगा। तो क्या होगा, तो कॉर्क ना तो पहले के हिसाब से ना दूसरे के हिसाब से बल्कि इन दोनों के रिजल्टेंट के हिसाब से डिस्प्लेस होगा। अगर पहले का क्रेस्ट आ रहा है और दूसरे का भी क्रेस्ट आ रहा है तो एक बड़ा क्रेस्ट बन जाएगा, या पहले का ट्रफ आ रहा है दूसरे का भी ट्रफ ही आ रहा है तो एक बड़ा ट्रफ बन जाएगा। मान लीजिए पहले का क्रेस्ट आया दूसरे का ट्रफ आया तो वो कॉर्क डिस्प्लेस ही नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फोर्स के बारे में देखें कि एक फोर्स F1 और दूसरा फोर्स F2 किसी पार्टिकल पे लग रहा है, तो वो पार्टिकल ना F1 के दिशा में चलेगा ना F2 के दिशा में चलेगा, बल्कि इन दोनों के रिजल्टेंट दिशा में ही उसका एक्सीलरेशन होगा। तो दैट वाज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेज। अब यहाँ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स है कि पहला वेव अपने हिसाब से डिस्प्लेस कर रहा है, दूसरा वेव उस पार्टिकल को अपने हिसाब से डिस्प्लेस कर रहा है। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट है that will be the vector sum of all the displacements produced by different waves. ओके, तो ये तो theoretical concept हो गया। इसी को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स बोलेंगे कि व्हेन, अब यहाँ ये लाइट के लिए बताया गया है, व्हेन टू और मोर लाइट वेव्स। अब यहाँ लाइट वेव्स इसलिए कि आगे हमें इंटरफेरेंस देखना है कि किसी भी वेव के लिए ये प्रिंसिपल सही है। तो हम यहाँ लाइट वेव्स के बारे में देख रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक लाइट वेव्स ट्रैवलिंग इन ए मीडियम, किसी मीडियम में चल रहा हो और दोनों एक जगह पे सुपरपोज करे, दोनों एक जगह पे टकराए या एक जगह पे मीट करे, तब क्या होगा, तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट उस पॉइंट पे होगा किसी भी इंस्टेंट पे, दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इंडिविजुअल वेव्स। तो अलग अलग वेव के द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होना है उन सारे डिस्प्लेसमेंट्स का उसको वेक्टर सम होना पड़ेगा। तो इसी को हम लोग मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि अगर y1 है पहले वेव के द्वारा डिस्प्लेसमेंट, y2 दूसरे के द्वारा, y3 तीसरे के द्वारा एंड yn n में के कारण, तो n वेव्स है मतलब कि हमने n स्टोन्स डाला है, हर वेव आके अपने हिसाब से उस कॉर्क को डिस्प्लेस कर रहा है। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ,
Vector sum of what? The vector sum of all individual displacements. ठीक है, produced by individual waves. तो y will be equal to y1 plus y2 plus y3 plus yn. इसको n तक ले जाएंगे, जितना भी हमारा वेव्स होगा, हर के द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड हो रहा है, उन सारे डिस्प्लेसमेंट्स को हम वेक्टोरिकली ऐड करेंगे, उससे जो नेट डिस्प्लेसमेंट जो आएगा उसी हिसाब से इस कॉर्ड का मूवमेंट होगा. तो दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. ठीक है, तो हम यहाँ वाटर वेव्स में दिखा रहे हैं. अब मान लीजिए दो लाइट वेव्स आए तो क्या हो. मान लीजिए हम दो सोर्स ले रहे हैं S1 S2 और दो सोर्स ले लिए. सपोज एक लाइट का सोर्स S1 और दूसरा लाइट का सोर्स है S2. ठीक है, अब इससे भी वेव हर दिशा में लाइट निकल रहा है सोर्स के रूप में, यहाँ से हर दिशा में जा रहा है, इस सोर्स से भी हर दिशा में लाइट जा रहा है. अब मान लेते हैं किसी पॉइंट पे पहले के द्वारा जो लाइट वेव आया और दूसरे के द्वारा जो लाइट वेव आया, ये दोनों सुपर इम्पोज करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा. ठीक है, तो पानी में तो हमने देखा कि अब उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा, क्रेस्ट बड़ा हो जाएगा या ट्रफ बड़ा हो जाएगा. लाइट वेव में क्या होगा, तो दो लाइट वेव आएगा तो हो सकता है दोनों लाइट वेव की इंटेंसिटी बढ़ जाए, वहाँ पे चमकीला चमक है सो बढ़ जाए, तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ सकती है, तो वहाँ पे हमें ब्राइट फ्रिंज मिल सकता है. और अगर लाइट की इंटेंसिटी घट गई तो वहाँ पे डार्कनेस मिल सकता है, डार्क पॉइंट. तो लाइट का अगर इंटरफेरेंस होगा तो हमें अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेज मिलेगा अलग अलग जगह पे. कहीं पे ब्राइटनेस बढ़ गया, कहीं पे डार्कनेस बढ़ गया, तो हमें डार्क और ब्राइट फ्रिंजेज मिलेगा अगर हम लाइट वेव्स का सुपरपोजिशन देखेंगे तो यही मेरा इंटरफेरेंस कहलाता है, जो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे डिटेल्ड. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.